हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक कि क्या सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट करने के। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि जब रिक्रूटमेंट की जाती है तो कौन से इन्वायरमेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट को। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्स क्या होता है कि कहाँ से रिक्रूटमेंट है जो की जाएगी, ऐसे कौन से सोर्स है जहाँ से जो पोटेंशियल एप्लीकेंट है वो मिल सकते हैं जॉब की वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे दो सोर्स होते हैं, एक तो इंटरनल सोर्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिक्रूटमेंट की जाए। नेक्स्ट होते हैं एक्सटर्नल सोर्स यानी कि आउटसाइड इन्वायरमेंट है जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट है उसकी हेल्प से रिक्रूटमेंट है जो की जाए। तो इनकी बेनिफिट यानी कि मेरिट डिमेरिट क्या है तो समझेंगे। सबसे पहले इंटरनल सोर्स कौन से होते हैं कि ये वो पर्सन होते हैं जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो इसे इंटरनल सोर्स बोला जाता है। कि जो लोग ऑलरेडी वर्किंग पे है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हीं पर्सन से जो वैकेंसी है जॉब की उसको फुलफिल करना इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाता है। जैसे रिट्रीच्ड एम्प्लॉय, रिट्रीच का मतलब होता है कि छंटनी की ना। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, डिपेंडेंट ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय यानी कि जो बीमार है एम्प्लॉय उसका जो डिपेंडेंट है, मे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनल सोर्स। तो ये किसके पार्ट होते हैं? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के पार्ट होते हैं। जब भी कोई वैकेंसी आती है ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपग्रेड, ट्रांसफर, प्रमोट या फिर डिमोट की हेल्प से उस वैकेंसी को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। तो इंटरनल सोर्स के बेनिफिट क्या रहती हैं और इसके डीमेरिट क्या रहती हैं। कहते हैं कि मेरिट में सबसे पहले फ़ायदा क्या होता है कि इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल का मतलब है कि बचत रहती है इसमें। क्यों? क्योंकि जब इंटरनल सोर्स की हेल्प से रिक्रूटमेंट की जाती है तो जो कॉस्ट आनी है रिक्रूटमेंट करने की वो कम हो जाती है। कॉस्ट है जो रिक्रूटिंग इंटरनल कैंडिडेट वो मिनिमम होती है क्योंकि कोई भी खर्चा जो एडवर्टीजमेंट वगैरह के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुटेबल रहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो राइट कैंडिडेट को चूज़ कर लेती है उस वैकेंसी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंट है। किस टाइप की स्किल की ज़रूरत है तो ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर कौन सी स्किल है, तो वो आसानी से रिक्वायर्ड स्किल की वैकेंसी को फुलफिल कर सकती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही। जो कैंडिडेट होते हैं वो चूज़ करते हैं राइट वैकेंसी जिसके कारण से जो उनका टैलेंट होता है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई हो जाती है कि उसको जो नॉलेज के पर्सन चाहिए, जो स्किल के पर्सन चाहिए वो उसको मिल गई हैं। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका जो टैलेंट होता है वो पूरे तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाता है उनका। रिलायबल रहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसको पता है अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में कि किस एम्प्लॉय की कितनी एबिलिटी है, कितना उसको नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सारी नॉलेज पता है। तो ये रिलायबल रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कहते हैं ना कि नॉन डेविल आर बेटर देन अननोन एंजल, की जो नॉन डेविल होते हैं वो बढ़िया रहते हैं एज कम्पेयर टू अननोन एंजल के। नेक्स्ट आता है सेटिस्फाइंग, कि जो ये पॉलिसी है प्रेफर करने की पीपल फ्रॉम विद इन ऑफर रेगुलर प्रमोशनल अवेन्यू फॉर एम्प्लॉय। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिक्रूटमेंट किया जाएगा इंटरनल सोर्स से तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन आएगा कि मुझे अब बढ़िया तरीके से काम करना है ताकि मैं भी प्रमोट हो जाऊं, मुझे भी है जो एक बढ़िया लेवल की जॉब है जो मिल जाए। तो जिससे क्या होता है कि मोटिवेशन होता है काम करने के प्रति, एक एम्प्लॉय के अंदर भावनाएं जो जागृत हो जाती है कि बढ़िया मोटिवेट होकर वो काम को करता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल हो जाता है और एक कमिटमेंट और एंथुसिज्म की फीलिंग है जो एक एम्प्लॉय के अंदर अराइज हो जाती है।
वहीं इसकी कुछ डीमेरिट होती हैं। लिमिटेड चॉइस, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग हैं सिर्फ वहीं से है जो वैकेंसी को फुलफिल करना है, तो चॉइस क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन के पास, लिमिटेड होगी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने के लोग हैं जो काम कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो जिससे क्या होता है कि सेक्रीफाइस क्वालिटी एंड सेटल द लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट, जिससे जो क्वालिटी होती है वो सेक्रीफाइस हो जाती है और जो कैंडिडेट होते हैं लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट वो सेटल हो जाते हैं। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जो टैलेंटेड पीपल होते हैं उनकी एंट्री डिस्करेज हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल सोर्स की हेल्प से रिक्रूटमेंट कर दिया। तो जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग थे, जो बिल्कुल टैलेंटेड लोग थे, वो तो अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने आउटसाइडर को तो इनवाइट किया ही नहीं है। तो जिस कारण से क्या होता है कि ये डीमेरिट हो जाती है उन पर्सन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर टैलेंटेड पर्सन है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हैं, उनके पास इतना इनोवेटिव वे नहीं होगा काम को करने का। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट से वाकिफ़ हो चुके हैं। हो सकता है उनके पास इतना कुछ नया आइडिया या नया कुछ इनोवेटिव ना हो। अगर बाहर से वो एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करे, तो बाहर से जब लोग आते हैं तो उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, उनके अंदर एक पोटेंशियल होता है, वो बिल्कुल एंथुसियाज्म से वर्क करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे मिस हो जाता है, डीमेरिट है जो इसकी इंटरनल सोर्स की रहती है। इनएफिशिएंसी है कि जो प्रमोशन है अगर लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जिस पर्सन ने सबसे लंबा टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है उसको प्रमोशन मिल जाएगा। तो जो कैंडिडेट इनएफिशिएंट हैं उनका तो ये बहुत ब्लेसिंग जैसा काम है कि उनको एक वरदान मिल गया कि हाँ बढ़िया, मैंने लंबे टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया और मुझे प्रमोशन मिल गया, बेशक उस पर्सन के अंदर टैलेंट हो या ना हो। लेकिन जो हार्ड वर्क करने वाले बंदे हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो अभी कम टाइम हो गया उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके लिए तो क्या नेगेटिव पॉइंट हो गया, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमने इतने हार्ड वर्क किया, हमने इतना बेटर परफॉर्म किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर भी हमें प्रमोशन नहीं मिला, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कि झगड़े का कारण बनता है ये इंटरनल रिक्रूटमेंट जो होता है, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, तो इन फाइटिंग का मतलब झगड़ा, इन का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो एक झगड़े की भावना है जो लोगों के अंदर पैदा हो जाती है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपस में है जो उनके अंदर झगड़े वाली भावना है, फीलिंग है जो आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट रहता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड जो एप्लीकेंट होते हैं उन्हें इनवाइट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो ये किस तरीके से इनवाइट करते हैं, जैसे एम्प्लॉय वर्किंग इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो भी इनवाइट किए जाते हैं। जॉब एस्पिरेंट रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिन जॉब एस्पिरेंट ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर अप्लाई किया होता है उनको इनवाइट किया जाता है। स्टूडेंट फ्रॉम रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे कैंडिडेट, उनको भी अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। कैंडिडेट रेफर्ड बाय यूनियन, जो कैंडिडेट होते हैं रेफर किए जाते हैं यूनियन द्वारा, फ्रेंड द्वारा, रिलेटिव और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ द्वारा। कैंडिडेट फॉरवर्ड बाय सर्च फर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्टर, जो कैंडिडेट फॉरवर्ड किए जाते हैं सर्च फर्म और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। कैंडिडेट रिस्पॉन्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजिंग के थ्रू इनवाइट किए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इशू की जाती है। अनसोलिसाइटेड एप्लीकेंट, यानी कि वॉक इन, कई बार होते हैं ना कि वॉक इन इंटरव्यू की आओ और इंटरव्यू दो और सेलेक्ट हो और अपना जॉब पे लग जाओ, वॉक इन की हेल्प से भी जो रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो सभी सोर्स एक्सटर्नल सोर्स है जिसकी हेल्प से रिक्रूटमेंट है जो की जाती है। अब एक्सटर्नल सोर्स के भी कुछ मेरिट और कुछ डीमेरिट हैं। मेरिट में आता है कि वाइड चॉइस, ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्रीडम होती है सिलेक्ट करने की कैंडिडेट को, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है जो अप्लाई करते हैं
वैकेंट सीट के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास बिल्कुल फ्रीडम है, वो जो क्वालिफिकेशन जो जॉब के लिए चाहिए वो क्वालिफिकेशन वाला पर्सन वो आसानी से चूज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। इंजेक्शन ऑफ फ्रेश ब्लड, यानी कि जो फ्रेश ब्लड है वो इनवाइट किया जाता है। जो स्पेशल स्किल वाले पर्सन होते हैं, जिनको स्पेशल नॉलेज होती है, उन लोगों को हायर किया जाता है। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको भी इनसे कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जब नए पर्सन इनवाइट किए गए हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जो बुलाए गए हैं, तो जब वो रिक्रूटमेंट के लिए आएंगे, इनवाइट किए जाएंगे, तो वो कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी सीखने का मौका मिलेगा, वो भी मोटिवेट हो जाएंगे कुछ नया करने के लिए। मोटिवेशनल फोर्स, इससे क्या होता है कि जो इंटरनल एम्प्लॉय होते हैं वो भी मोटिवेट हो जाते हैं कि अब हमें भी हार्ड वर्क करना है, क्योंकि उनके अंदर कंपटीशन की भावना आ जाती है कि जो एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ आए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको देख करके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अंदर भी भावना आती है कि हमें भी कैरियर में ग्रोथ करना है, हमें भी बेटर करना है, तो वो भी और हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि जब कंपटीशन की भावना एम्प्लॉयज़ के अंदर आ जाती है तो हर एक एम्प्लॉय अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, जिससे नए आइडियाज़ हैं जो फाइंड किए जाते हैं, नए नए तरीके हैं जो काम को करने के मिल जाते हैं। कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर वुड कंपेल पीपल टू गिव ऑफ देयर बेस्ट एंड अर्न रिवॉर्ड। वो क्या करती हैं कि कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो चुके हैं, हर एक एम्प्लॉय अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें होता है कि अगर मैं बेस्ट दूंगा तो मुझे रिवॉर्ड्स है जो मिलेंगे, जिस कारण से वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, क्योंकि अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। डीमेरिट क्या है कि सबसे पहले डीमेरिट है कि एक्सपेंसिव हो जाता है, कि जब न्यू कैंडिडेट को इनवाइट किया जाएगा तो कैसे इनवाइट किया जाएगा, एडवर्टीज़मेंट करके या जैसे भी उनको इन्फॉर्म किया जाएगा किसी भी मीडिया के थ्रू, ताकि वो अप्लाई करें वैकेंसी के लिए, जिस कारण से जो कॉस्ट आएगी, हायर करने की जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो जिस कारण से महंगा पड़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट करना। नेक्स्ट आता है टाइम कंज्यूमिंग। तो जब एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से रिक्रूटमेंट किया था तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, टेस्ट करना पड़ता है, और फिर जाकर के सिलेक्ट किए जाते हैं जो स्टेबल एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, इतना प्रोसेस फॉलो करने के बावजूद भी जो सुटेबल एम्प्लॉय नहीं मिलता, तो फिर दोबारा से फिर से यही प्रोसेस है जो रिपीट हो जाती है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। डीमोटिवेटिंग, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिस कारण से वो क्या करते हैं, रेसिस्ट करना शुरू कर देते हैं कि जो वैकेंसी वो आउटसाइड से फिल ना की जाए। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो रोकते हैं कि नहीं, जो वैकेंसी है जो आउटसाइड सोर्स से पूरी ना करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उन्होंने सर्विस दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, उसको पहचान नहीं मिल रही। जो उनका काम है वो उसके काम के ऊपर ध्यान नहीं दे रही ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस कारण से वो मोटिवेट है जो नहीं रहते, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अनसर्टेनिटी। यहाँ पे कोई गारंटी थोड़ी रहती है ऑर्गेनाइजेशन के पास कि जो उतना प्रोसेस उसने फॉलो किया उसके बाद भी स्टेबल कैंडिडेट मिल जाए। अगर स्टेबल कैंडिडेट मिल गए तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर दोबारा से फिर क्या करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, दोबारा फिर यही सिस्टम है जो फॉलो करना पड़ता है, तो जिस कारण से जो ये अनसर्टेनिटी बनी रहती है, क्या पता इतना प्रोसेस फॉलो करके भी एक बेस्ट एम्प्लॉय हायर हो या ना हो। कई बार इतना लंबा प्रोसेस करके भी एक ऐसा एम्प्लॉय है जो हायर हो जाता है जो जॉब के लिए फिट नहीं होता, जो अपने आप को न्यू सेटअप के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाता, तो ये भी इसकी डीमेरिट रहती है।
इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट रहता था कि क्या सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट करने के, जिसमें हमने इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को कवर किया विद मेरिट और डीमेरिट। आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे मेथड क्या रिक्रूटमेंट के, किन किन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है रिक्रूटमेंट करने के लिए, कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।